नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके जो एसएसटी है, जिसमें आपके टॉपिक दे रखा है इकाई यूनिट जो फर्स्ट है उसके अंतर्गत दे रखा है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में और विवाह के प्रकार कितने होते हैं उनको देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपना पहला है टॉपिक, जिसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही मैंने इसमें ऐड की हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, चलो ये स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, यह भारत की क्या है, सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और विश्व की प्राचीनतम समकालीन सभ्यताएं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया। तो क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी समकालीन विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो मिस्र और मेसोपोटामिया। ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्या था, क्षेत्रफल था, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, शांति मूलक थी, लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं थी, शांति मूलक थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, शांति मूलक लोग थे, नगरीय सभ्यता थी। फिर आता है आपका 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों पर प्रकाश डाला था। तो सबसे पहले हड़प्पा के टीलों पर प्रकाश किसने डाला था, 1826 में चार्ल्स मेसन ने। फिर हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी, तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। फिर 1922 में, एक साल बाद में, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। 1826 में हड़प्पा के टीलों पर प्रकाश किसने डाला था, चार्ल्स मेसन ने। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, 1921 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, 1922 में, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे, क्वेश्चन आता है, तो जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन, जॉन मार्शल। इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता दिया था 1924 में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन है, जॉन मार्शल है। 1924 में इन्होंने इस सभ्यता का नामकरण क्या बताया, सिंधु घाटी सभ्यता बताया। 1947 के बाद इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। आज़ादी के बाद हम इसे क्या कहने लगे, हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। वर्तमान में सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता नामकरण का मत भी प्रस्तुत किया गया है। जब हम आरबीएससी की बुक पढ़ते हैं तो इसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम लिखा हुआ मिलता है। जब एसएसटी पढ़ेंगे 6th क्लास की मैं आपकी शुरुआत करूँगी तो उसमें ये नाम आपको मिलता है। फिर देखते हैं आगे इसकी बातें। तिथि निर्धारण, तिथि निर्धारण से क्वेश्चन बनते हैं। तो तिथि निर्धारण देखें तो मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी के आसपास मार्टिन व्हीलर ने इसकी क्या बताया है, तिथि बताई है सिंधु घाटी सभ्यता की। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2300 से लेके 1750 बीसी के आसपास। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ने क्या बताया है, 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक माना है। तो ये आपको ये 4 ही ध्यान में रखनी है। मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 बीसी से 1500 बीसी, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2300 से 1750 बीसी है। अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से लेके 2500 ईसा पूर्व, और फेयर सर्विस ने क्या बताया है, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। सभ्यता का अगर विस्तार देखते हैं तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में इसका क्या मिलता है, स्थान देखने को मिलता है। तो विस्तार पूछे तो राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। इसका जो विस्तार है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। आगे इसके जो खुदाई है वो जारी है, तो इसके क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, यही आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है, तो सुद कांगेडोर, बलूचिस्तान, दास्त नदी के किनारे है। सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल पूछे तो कौन सा है,
सूतकांगेडोर है जो कहाँ पे है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ पे है, दास्त नदी के किनारे है। सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर है, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी। सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है, मांडा या मांदा भी आ सकता है, जम्मू, कौन सी नदी, चेनाब नदी के किनारे। अब देखो अलग अलग हैं इसमें, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें सिर्फ ये जो मैं बता रही हूँ इसमें से यही क्वेश्चन बनते हैं इनके अंतर्गत। फिर जो डिटेल में जिनके अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हम देखेंगे इसके अंतर्गत। ये सिर्फ रिट के अकॉर्डिंग है, तो राजस्थान को इसमें फोकस किया गया है। सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल देमाबाद है, अहमदनगर, और कहाँ पे है, परवरा नदी के किनारे। दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, देमाबाद, अहमदनगर, परवरा नदी। अब क्षेत्र दे रखे हैं, पुरास्थल दे रखे हैं। अफगानिस्तान में मुंडिकाक और सुरतगोई हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में महरगढ़, सूतकांगेडोर, सूतकाकोह और बालाकोट है। सिंध पाकिस्तान में कोटदीजदी, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो। पश्चिमी पंजाब कहाँ पे, पाकिस्तान में हड़प्पा, रहमान ढेरी, जलीलपुर, सरायखोला और गनेरी वाला। पंजाब में देखो, पंजाब में कौन कौन सा है, पंजाब कौन से वाला है, भारत का। रोपड़, रूपनगर जिसे कहते हैं, रोपड़ या रूपनगर नाम आ सकता है। संघोल, कोटड़ा, नियंगल, खान। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मिथाथल, सीसवाल। यही पूछा जाएगा कि बनवाली कहाँ पे है, तो हरियाणा में। मिथाथल कहाँ पे है, हरियाणा में। सीसवाल कहाँ पे है, हरियाणा में। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब भारत में है। संघोल कहाँ पे है, पंजाब भारत में है। कोटड़ा, नियंगल, खान कहाँ पे है, पंजाब भारत में। जम्मू कश्मीर का क्या है, मांडा कहाँ पे है, चिनाब नदी में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें आलमगीरपुर, हुलास, सहारनपुर। गुजरात में देखो, गुजरात में कौन कौन से हैं, गुजरात में आपके हैं काठियावाड़, लोथर, रंगपुर, रोजड़ी, धोलावीरा और मालवाण। कच्छ का रण धोलावीरा, कच्छ के रण में कौन से, धोलावीरा, देसलपुर और सुर। ये देसलपुर पूछा हुआ है ना, देसलपुर कहाँ पे है, गुजरात में। सुरकोटरदा कहाँ पे, गुजरात में। राजस्थान में कालीबंगा, महाराष्ट्र में देमाबाद। अब इसका नगर नियोजन देखो, नगर नियोजन सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। सड़कें लंबी चौड़ी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर आधुनिक व्यावसायिक शैली पर निर्मित थे। प्रत्येक गली में कुएं, ध्यान में रखना, प्रत्येक गली में क्या है, कुएं, तथा भवनों में क्या है, स्नानागार थे। प्रत्येक गली में कुआं था, जो भवन बने हुए थे उसमें स्नानागार थे। नगर का प्रत्येक भाग लंबाई और चौड़ाई में गलियों द्वारा मोहल्लों में विभाजित था। लंबाई और चौड़ाई में गलियों के द्वारा क्या था, मोहल्लों में विभाजित था। सड़कों के किनारे कूड़ा डालने हेतु मिट्टी निर्मित पात्र रखे हुए रहते थे। गंदे पानी के निकास हेतु नगर में छोटी, बड़ी तथा गहरी नलियों का जाल बिछा हुआ था। ईंट, चूना तथा खड़िया मिट्टी से निर्मित इन नालियों को, ईंट, चूना और खड़िया मिट्टी से बनी हुई निर्मित इन नालियों को बड़ी बड़ी ईंटों तथा पत्थरों से ढका जाता था। द्विस्तरीय नगर नियोजन मिलती है गढ़ी और निचला नगर। कौन कौन सी हैं, गढ़ी और निचला नगर, दो स्तरीय नगर योजना। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, तो द्विस्तरीय थी, गढ़ी और निचला नगर। नालियों के निर्माण हेतु पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटें लगभग 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेमी ईंट होती थी। 40 ये जो सेमी बड़ी ईंट कौन कौन सी, 40, 20 और 10 का अनुपात रहता था। इसमें माप 4:2:1 के अनुपात में था। ये सभी बातें पूछी जाती हैं। नालियों के निर्माण के हेतु पक्की ईंटों का प्रयोग, द्विस्तरीय नगर नियोजन, गढ़ी और निचला नगर। ईंटों का अनुपात 30 गुणा 15 गुणा 7.5। सेमी बड़ी ईंट कौन सी थी, 40 गुणा 20 गुणा 10, माप 4:2:1 के अनुपात में थी। दीवारों की फर्शों के कोनों या किनारे बनाने के लिए एल आकार की ईंटों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एल आकार की ईंटों का प्रयोग क्या करते थे, किनारे बनाने के लिए प्रयोग में लेते थे। तथा स्नानागार की फर्श बनाने के लिए जलरोधी छोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। भवन निर्माण देखें तो मकान 4 कमरों से 30 कमरों तक मिलते हैं। सड़कों तथा गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण एक पंक्ति में कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था।
सड़कों तथा गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण एक पंक्ति में कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था। भवन में रसोई घर होता था, कुएं, स्नानघर, आंगन तथा शौचालयों का निर्माण किया जाता था। भवन छोटे बड़े 1 मंजिले तथा 2 मंजिले भी होते थे। भवनों के द्वारा राजमार्गों की ओर न खुलकर गलियों में पीछे की ओर खुलते थे। तो भवनों के जो द्वार होते थे वो राजमार्गों की ओर न खुल के किसकी ओर खुलते थे? गली में खुलते थे। सिंधु सभ्यता के अगर प्रमुख स्थल देखें तो सबसे पहले हड़प्पा नाम आता है। तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर ये स्थित है। उत्खनन 1920-21 में किसने किया था? दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। यहाँ से अनागार के साक्ष्य, श्रमिक आवास, कब्रिस्तान, R37 कांसे का इक्का प्राप्त हुआ है। कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, लेख युक्त बर्तन, शंख का बना बेल तथा पित्तल का इक्का प्राप्त हुआ है। कांसे का इक्का और पित्तल का इक्का प्राप्त हुआ है। क्या क्या प्राप्त हुआ है? दोबारा देखो, श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं, कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है, कांसे का इक्का प्राप्त हुआ है, कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, लेख युक्त बर्तन प्राप्त हुए, शंख का बना बेल प्राप्त हुआ है तथा पित्तल का इक्का प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु सभ्यता की अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक कहाँ पाई गई हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा में 6-6 की 2 कतारों में धान्य कोठार मिले हैं। तो 6-6 की 2 कतारें हैं, उनमें धान्य कोठार मिले हैं हड़प्पा में। नेक्स्ट आती है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। उत्खनन 1921-22 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहितावास। क्वेश्चन आता है कि पुरोहितावास कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। महाविद्यालय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। सभागार यानी असेंबली हॉल मिले हैं। तो ये नई चीज़ें हैं, पुरोहितावास, महाविद्यालय के साक्ष्य और सभागार यानी असेंबली हॉल कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कांसे की नग्न स्त्री की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव के हाथी का कपालखंड, पशुपति शिव के हाथी का कपालखंड प्राप्त हुआ है। चनूदड़ो देखो, चनूदड़ो में क्या मिला है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पे है। उत्खनन 1931 में NG मजूमदार के द्वारा किया गया है। यहाँ से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चनूदड़ो में। शाही के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लिपस्टिक के और शाही के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हैं चनूदड़ो में। लोथल से देखो क्या प्राप्त हुआ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पे स्थित है। उत्खनन हुआ था 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य, बंदरगाह, 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। 3 युग्मित समाधियाँ कहाँ से मिली है? लोथल से मिली हैं। धान यानी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। घोड़े की लघु मण मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है लोथल से। हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मण मूर्ति, फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। उत्खनन 1971 से 69 में बेबी लाल और वीके थापर के द्वारा। यहाँ से हवन कुंड, हल्के निशान, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कच्ची ईंटों के बने हुए मकानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है धोलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धोलावीरा। उत्खनन 1900 से 1991 के आसपास RS बिष्ट के द्वारा विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम यहाँ से प्राप्त हुआ है। स्टेडियम के साक्ष्य, जलाशय यहाँ से प्राप्त हुआ है। यह स्थल 3 भागों दुर्ग, मध्यनगर व निचला नगर, बाकी सभी देखो 2 भागों में थे, ये 3 भागों में है। मध्यनगर, निचला नगर और दुर्ग में विभाजित है। दुर्ग है, फिर मध्यनगर है, फिर निचला नगर, ये 3 भागों में विभाजित है धोलावीरा। सुर्ख कोटड़ा। उत्खनन कार्य 1772 में जगपति जोशी के द्वारा। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक क्वेश्चन बनते हैं। तो सामाजिक जीवन से क्वेश्चन बनेगा, आर्थिक जीवन से क्वेश्चन बनेगा, धार्मिक जीवन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका हम ये देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।